गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक काजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मोटे मोटे तौर पे हम इसको 6 काजेज में डिवाइड करते हैं: पॉलिटिकल काज, एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज, इकोनॉमिक काजेज, सोशो रिलीजियस काजेज, मिलिट्री काजेज और इमीडिएट काज। यानी कि पॉलिटिकली कौन कौन से इफेक्ट हुए, कौन कौन से काज हुए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कौन से काज हुए, इकोनॉमी की वजह से, सोशल और रिलीजियस इनकी वजह से, मिलिट्री की वजह से और इमीडिएट क्या कारण था। अब हम लोग पहले ले लेते हैं पॉलिटिकल काज। पॉलिटिकल काज में सबसे बड़ा इफेक्ट था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने पहले ही पढ़ी होगी। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज क्या करते थे कि जो उनके अंडर इंडियन स्टेट्स थी, जिसका कोई वारिस नहीं होता था और उसका किंग बिना किसी वारिस के मर जाता था, उसको ये अपने साथ मिला लेते थे। यानी कि वो स्टेट उस पर्टिकुलर किंग की डायनेस्टी से लैप्स हो जाती थी और वो ब्रिटिश सरकार में मिल जाती थी। बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जैसे सतारा, संबल, झांसी। इसीलिए झांसी की रानी ने इनके अगेंस्ट ये जो रिवॉल्ट में इतना बड़ा रोल प्ले किया था कि उसको जो अपना उसने बेटा गोद लिया था उसको उत्तराधिकारी नहीं बना रहे थे कि, और उसकी स्टेट जो है वो लैप्स हो गई ब्रिटिशर को। फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब अवध जो था वो एक बहुत बड़ा पार्ट था यूपी को मिला के, यूपी बिहार थोड़ा एरिया मिला के, वहां से सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए अंग्रेजों की उस पर बड़ी नजर थी। दूसरा ये था कि बंगाल वाला पार्ट और पंजाब वाला एरिया जो अंग्रेजों ने जीत लिया था, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बीच में जो बच गया वो यूपी बचा हुआ था, अवध बचा हुआ था। और ये इनके लिए इन्होंने जरूरी समझा कि इसको भी अपने साथ डायरेक्टली मिला लें अपनी ही स्टेट में, जिससे कि इनको फायदा हो जाएगा आपस में। दोनों जो बंगाल और ये वाले पार्ट हैं इन दोनों के, सारा इनका अंडर ही आ जाएगा सीधा सीधा। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उसको मिसमैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगाया कि जो उसका रूलर है वो अच्छी तरह से ये स्टेट को चला नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, अवध स्टेट को। इसलिए अवध के जो लोग थे उन्होंने मुगलों का, इनका सिपाहियों का साथ दिया और ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। फिर बेइज्जत किया मुगल एम्पायर को। पहले मुगल एम्पायर जो था वो पूरे हिंदुस्तान का एम्पायर, सारे लोग उसको अपना राजा मानते थे। उसकी जब बेइज्जती हुई, एक तो मुस्लिम्स नाराज हो गए, ठीक है। उसको कहा गया कि अब से आपको कोई नजराना नहीं दिया जाएगा, आप उसका जो कॉइन्स थे उस पे उसका नाम होता था वो हटा दिया गया, और ये बोला गया कि अब लाल किले से निकाल के इनको कुतुब मीनार के रहना पड़ेगा जाके, जो अगला एम्पायर होगा। तो इससे भी जो मुस्लिम्स थे खासकर उस अगेंस्ट हुए ब्रिटिशर के। फिर नाना साहब और रानी झांसी को साथ, जो नाना साहब थे ये थे जो राजा ऑफ पुणे या फिर मराठा किंग था, जो उसके मराठा के जो वंशज थे, इनको इनकी गद्दी से हटा के पेंशन करके यूपी भेज दिया था। यूपी में एक जगह पे जागीर दी और पेंशन ऑफ कर दिया। फिर रानी झांसी, इसको भी अपना बेटे के गोद लिए हुए बेटे को नहीं वो दिया उसका राइट। फिर क्रीमियन वार में इनकी हार हुई ब्रिटिशर की। अफगान वार में भी इनका बेइज्जती हुई, हार हुई। ये देख के भी जो सिपाही थे या इंडियन लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर ये इनको हरा सकते हैं ब्रिटिशर को, तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो ये सब थे पॉलिटिकल कारण जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ। अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कारण में। एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज में सबसे पहले आता है इंडियन का डिस्ट्रस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर की थी उस पर इंडियन का जो विश्वास नहीं था।
दूसरा रिप्लेसमेंट कर दिया उन्होंने, पहले पर्शियन लैंग्वेज होती थी उसको ख़त्म करके अब शुरू कर दी इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आती थी इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसलिए भी लोगों में इनके खिलाफ गुस्सा सा हो गया हर जगह कि जो मेन हमारी लैंग्वेज को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल के इंग्लिश ले आए हैं और हमें कोई समझ ही नहीं आ रही है, अपनी लैंग्वेज थोप रहे हैं ये हमारे ऊपर। फिर पुलिस सिस्टम था जो ब्रिटिशर का, वो लोगों को पसंद नहीं आता था। अब आते हैं इकोनॉमिक कारण में। इकोनॉमी का सबसे बड़ा कारण था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। यहाँ से जो कच्चा माल खरीद के ले जाते थे सस्ते दामों पे, फिर जो कुछ प्रोडक्ट यहाँ बनती थी उसको ज़बरदस्ती ये कम दामों में खरीदते थे। उसके जो ट्रेडर बनाने वाले होते थे, आर्टिसन, उन पर अलग अलग अत्याचार होते थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने यही छोड़ दिया, बनाना ही छोड़ दिया था। जैसे नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी, तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता था इंडियन रिसोर्सेज का, यहाँ से लूट लूट के लेते जा रहे थे। दूसरा, रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड। बहुत सारे लोगों को टैक्स फ्री लैंड दी होती थी राजा महाराजाओं ने, मंदिरों को इधर उधर, तो ये इन्होंने सारी वो टैक्स फ्री लैंड जो बंटी हुई थी अलग अलग लोगों को या इंस्टीट्यूशन को, वो सारी वापस ले ली। अब वो सारे लोग भी इनके खिलाफ हो गए। अब जब नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने लाया, पर्शियन को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से, तो बहुत सारे जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉबलेस हो गए। अब कहीं जैसे राजे का कोई पूरी स्टेट ही उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, तो जो राजे के एम्प्लॉयज थे वो सारे जॉबलेस हो गए। फिर बहुत सारे सिपाही उसके जॉबलेस हो गए। तो ऐसे जो ये जॉबलेस हुए, जिनकी सिपाहीज और ये बाकी लोग, ये सारे अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर की। जब रिवॉल्ट हुआ तो उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर जो पढ़े लिखे इंडियन थे, जो इंग्लिश भी पढ़े लिखे थे, उनको भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसके अलावा पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ फैमिन्स, ये अकाल पड़ रहे थे बार बार। अकाल से लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। उस समय भी बहुत अत्याचार होता था, तो इसलिए भी जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, वो परेशान हो गई थी। जिसको जहाँ पे ये अकाल वगैरह पड़ रहे थे, और वहाँ पे भी ये ब्रिटिशर का अत्याचार जारी था, तो इसलिए भी ये लोग उसके ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे। अब आ जाते हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेस। एक तो अविश्वास ब्रिटिशर का हिंदुस्तानियों की तरफ बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे ये हिंदू गॉड्स और मुस्लिम जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उनकी इज्जत नहीं करते थे। उनके खिलाफ मतलब काफ़ी जो मिशनरीज थे आते थे, ब्रिटिश मिशनरीज, बहुत कुछ उसके खिलाफ बोलते थे, जिसकी वजह से लोग इनके ब्रिटिशर के, अंग्रेजों के खिलाफ हुए। फिर बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म थे इन्होंने जल्दबाजी में जो कैरी आउट किए, जबकि उनका मकसद सही था, लेकिन विश्वास में नहीं लेके। विडो रीमैरिज एक्ट हो गई, कास्ट एक्ट हो गया, सती सिस्टम हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, जबकि अच्छे थे ये सारे रिफॉर्म्स, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी जो लोग थे वो इनसे इनके खिलाफ हो गए। फिर रेलवेज और टेलीग्राफ आने से भी लोगों को दिक्कत हुई। रेलवे में अब यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत होता था, रेलवे में सबको सेम डब्बे में बैठना है। दूसरा, ब्रिटिशर के लिए अलग डब्बे और इंडियंस के लिए अलग डब्बे, तो इसलिए भी उन लोगों में, ब्रिटिशर और इंडियन में गैप बढ़ता गया। फिर आता है रिसेंटमेंट ऑफ ब्राह्मण्स एंड मुल्लाज। जो पंडित मौलवी थे उनके अंदर ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत गुस्सा था। एक तो ब्रिटिश मिशनरीज यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेस चला रहे थे, लोगों को ईसाई बनाने के मुहिम में जुड़े हुए थे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार भी उनका साथ दे रही थी, इसलिए ये ब्राह्मण्स और मुल्लाज उनके अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा पहले जो लैंग्वेजेस होती थी पर्शियन या संस्कृत, वो ये ब्राह्मण और मुल्लाज जो थे यही पढ़ाते थे। तो अब इंग्लिश आने से भी ये जॉबलेस हो गए, तो इसलिए भी ये उनके अगेंस्ट हो गए। फिर आता है प्रोवोकेटिव मेजर्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स हो गई, अवध को अनेक्स कर लिया,
और बहुत सारे ऐसे मेजर उसने उठाए कि जिससे लोगों में उसके खिलाफ, पूरी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया। फिर आते हैं मिलिट्री कारण पे। मिलिट्री में सबसे पहला कारण है कि अफगान वार में इनकी जो डिफीट हुई, हारे जो, उसके बाद मिलिट्री के अफसरों को मिलिट्री का काम भी करा रहे हैं और जो है सिविल के जॉब्स में भी, यानी कि तहसीलदार भी उस एक मिलिट्री अफसर को लगा दिया और उधर उस मिलिट्री की ड्यूटियां भी उससे करा रहे हैं, या फिर वेलफेयर के किसी वेलफेयर अफसर, ये अपना रेवेन्यू अफसर भी इसको मिलिट्री वाले को लगा दिया। तो अब एक मिलिट्री का जो अफसर है वो सेम कानून अपना हर जगह चलाएगा, तो उसकी वजह से भी लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया था। फिर कम सैलरी, लो सैलरी और बैड ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइज। इंडियन स्पाई जो थे उनको एक तो तनख्वाह भी कम दी जाती थी और उनको जो खाना का, जो उनका खाना होता था वो अलग, उनका रहना अलग, और अपना जैसे कि साफ सफाई का काम इंडियन सोल्जर ही करते थे, सफाइयाँ करनी है, झाड़ू पोछा जो भी है, उस दूसरे जो यूरोपियन सोल्जर थे उनसे नहीं, ये सब नहीं कराया जाता था। इसलिए उनके अंदर भी ये डिससेटिस्फेक्शन आ गई थी इंडियन सोल्जर के अंदर भी। फिर डिससेटिस्फेक्शन इन बंगाल आर्मी, बंगाल की जो आर्मी थी उसके अंदर ब्रिटिशर के अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन हो गई थी, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको ब्रिटिश दे रहे थे। फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके, क्योंकि ये सस्ते थे, इंडियन जो सोल्जर्स सिपाहीज, ब्रिटिश आर्मी में इनको ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया गया और जब इनकी तादाद बढ़ गई थी, इसलिए भी ये जब रिवॉल्ट हुआ तो इनको विश्वास हुआ कि हमारी तादाद ज़्यादा है आर्मी की, हम इनको हरा के, ये रिवॉल्ट में हम इनको हरा के यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रुप्स। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी वहाँ पे वो सारी हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ में थी, चाहे वो इलाहाबाद हो, कानपुर हो, मेरठ हो। तो इसलिए भी जो जब रिवॉल्ट हुआ तो मेन जगह लोकेशन जो थी उस पर आराम से उन्होंने कब्जा कर लिया। जनरल सर्विस इनवेस्टमेंट एक्ट, ये क्या था? इस एक्ट के तहत जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे ना अब आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, उस समय की ब्रिटिश आर्मी में हिंदुस्तान के जितने भी लोग रिक्रूट होंगे, उन सबको अब जहां पे भी ब्रिटिशर भेजेंगे लड़ने के लिए, चाहे वो यूरोप में भेजें, अफ्रीका में भेजें, अमेरिका में भेजें, उनको जाना पड़ेगा। अब हिंदुओं में क्या था, इंडियंस में, कि 7 समुद्र पार अगर जाओगे, समुद्र पार करोगे तो यू विल लूज योर कास्ट। तो उस समय रूढ़िवादी वो थे लोग, तो इसलिए भी लोगों में ये हो गया कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे एक्ट ला रहे हैं। इसलिए भी जो सोल्जर्स थे वो उसके अगेंस्ट हुए और रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर आते हैं इमीडिएट कारण। इमीडिएट कारण क्या था? एक एनफील्ड राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस की ब्रिटिश ने अपनी आर्मी के बीच, जिसका जो कार्ट्रिज होता था, गोली, उसको दांत से खोल के उसमें भरना पड़ता था बंदूक में। अब ये फैल गई धारणा की, र्यूमर फैल गई कि उसकी जो ग्रीस है, ढक्कन, गोली के पीछे उतारने वाला ढक्कन के जो ग्रीस लगाई है वो सुअर और गाय की चर्बी की लगी हुई है। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया बहुत सिपाहियों ने उसको यूज करने के लिए। ये बना इमीडिएट कारण बना, जिसकी वजह से पहले रिवॉल्ट शुरू हुआ। बैरकपुर में पहले मंगल पांडे, फिर मेरठ छावनी में जब उन्होंने मना किया तो बहुत सारे जो उनके सिपाही थे उनको कैद कर लिया गया और उनको छुड़ाया, फिर उनके बाकी लोगों ने छुड़ाया और फिर उनको छुड़ा के दिल्ली की तरफ कूच किया और फिर ये रिवॉल्ट आगे बढ़ गया। ठीक है।